तो कैसे हैं नीज एस्पिरेंट। आज हम आप प्रयास टीम आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आई है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। और स्वागत करता हूं मैं आपका इस नीट की दुनिया में। तो हम लोग यहाँ पर फैक्टर्स यानी कि फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, इसकी बात करेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यूज की बात करेंगे जो यहाँ पर टॉपिक में आए हुए। चलिए फर्स्ट हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स यानी कि रेट फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं यानी कि आरओपी की बात करते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमें पता लगाने के लिए। अगर हम लोग क्रॉप यील्ड की बात करें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें पता लगाएंगे तो क्रॉप की यील्ड हमें पता लगेगी। तो क्रॉप में प्रोडक्शन यील्ड वाइज अगर हमें देखना है तो फोटोसिंथेसिस की रेट से हम उसका आंकलन कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, इंटरनल फैक्टर्स तो ये जो प्लांट के जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होंगे या प्लांट के ग्रोथ के जो फैक्टर्स होंगे, ग्रोथ के समय जो होंगे, वो उसे आप क्या बोलोगे, इंटरनल फैक्टर्स बोलोगे। इस इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकती हैं चीजें, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या हो सकती हैं, नंबर ऑफ लीव्स आप कह सकते हो, नंबर ऑफ लीव्स आप कह सकते हो, शेप ऑफ लीव्स आप कह सकते हो। इस पे भी जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग समझे, नंबर ऑफ लीव्स अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। शेप ऐसा है कि एक्सपोज्ड ज्यादा है, शेप ऐसा है कि यहाँ पर जो सनलाइट है वो ज्यादा से ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ओरिएंटेशन की बात करें, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स की बात करें तो इससे भी फर्क पड़ेगा कि लीव का ओरिएंटेशन किस तरीके से है। अगर ओरिएंटेशन ऐसा है कि यहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट लीव को मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ मीजोफिल सेल्स कितनी है, मीजोफिल सेल जो लीफ में होती हैं वो कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। साथ ही साथ इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन पे भी ये डिपेंड करेगा। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कि CO2 कंसंट्रेशन कितना है, इंटरनली हम लोग बात कर रहे हैं। ये फैक्टर्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, इन फैक्टर्स पे ये सारे चीजें डिपेंड करेंगे। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स होंगे जो प्लांट के खुद के फैक्टर्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, मीजोफिल, ये सारे तमाम फैक्टर्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना है जो इसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करेंगे प्लांट के, और साथ ही साथ ग्रोथ पे डिपेंड करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। अब जो हमारे मेन काम की चीज है वो हम लोग बात करते हैं, वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कुछ जो कैसे अफेक्ट करते हैं और जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सनलाइट, सनलाइट अवेलेबिलिटी। पहला जो फैक्टर होगा वो होगा सनलाइट अवेलेबिलिटी। सनलाइट अवेलेबिलिटी के अलावा यहां पर CO2 की कंसंट्रेशन अफेक्ट करते हुए दिखेगी। CO2 की कंसंट्रेशन जो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से अफेक्ट करेगी, ये हमें देखना होगा। टेम्परेचर की हम लोग बात करेंगे, टेम्परेचर किस तरीके से यहां पर अफेक्ट करते हुए दिखेगा। और वाटर की बात करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, ये आपको पता होने चाहिए। और हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनको हमको डिटेल में आगे पढ़ना है। जो क्वेश्चन आता है जनरली इस एक्सटर्नल वाले फैक्टर्स वाले पार्ट से ज्यादा आता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग एक एक करके एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे, कैसे कैसे ये अफेक्ट करते हैं। अब ये फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, इस फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उससे पहले हमें एक कंसेप्ट सीखना जरूरी है, दैट इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये जो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है ये कहता है कि अगर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस है, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस है और उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग ने देखा फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है
और उसको मल्टीपल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, ये सारे अफेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पर मल्टीपल फैक्टर्स में वन ऑफ द फैक्टर वन ऑफ द फैक्टर जो कि क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, जो कि मिनिमम रहेगा, दैट विल अफेक्ट द रेट, दैट विल अफेक्ट द रेट ऑफ दैट प्रोसेस, द रेट ऑफ दैट प्रोसेस और रिएक्शन, ऑफ दैट प्रोसेस और रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई बायोकेमिकल प्रोसेस है, रिएक्शन है, जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो उसमें से जो मिनिमम रहेगा, उसमें से जो मिनिमम फैक्टर रहेगा, वही ये रेट या इस प्रोसेस को जो है उसका रेट जो है वो डिटरमाइन करेगा। तो जैसे कि, और अगर ये जो मिनिमम फैक्टर, ये जो मिनिमम फैक्टर है, इसको अगर हम लोग इंक्रीज कर दें, इंक्रीज कर दें, तो यहां पर आपको रेट भी क्या होगा, बढ़ता हुआ दिखेगा। रेट भी जो है क्या होता हुआ दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा। इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करने वाले हमने कुछ एक्सटर्नल फैक्टर देखे, जैसे कि लाइट है, लाइट है मान लीजिए, ठीक है, CO2 कंसंट्रेशन है, ठीक है, और वाटर, ये चीजें जो हैं वो ऑप्टिमम है, ये सारी जो है क्या है, ऑप्टिमम है, सही है। लेकिन टेम्परेचर यहां पर क्या है, कम है, टेम्परेचर यहां पर मिनिमम फैक्टर है, मिनिमम फैक्टर मतलब टेम्परेचर यहां पर क्या है, लिमिटिंग है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पर आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम मिलेगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया और कहां तक ले गए, ऑप्टिमम लेवल तक ले गए, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, मैक्सिमम, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा यहां पर, मैक्सिमम, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन्स जिनका साइंटिस्ट जिन्होंने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, उन्होंने यही बात की कि कोई भी प्रोसेस, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जब ऐसी प्रोसेस को मल्टीपल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उन सारे मल्टीपल फैक्टर में जो कोई एक लिमिट फैक्टर जो रहेगा, जो मिनिमम रहेगा या लिमिटिंग रहेगा, वही उसकी रेट डिटरमाइन करेगा। मतलब जैसे जैसे उस फैक्टर को आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे उस फैक्टर को बढ़ाओगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो उसी को इन्होंने नाम दिया ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि जो भी कम रहेगा, जो भी सब ऑप्टिमम रहेगा, जो भी, उसे आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग बोलोगे, और वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन करेगा। मतलब उसके बढ़ने से ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन होगा, बढ़ेगा। और अब जब ये लिमिटिंग फैक्टर बढ़ गया, जब ये लिमिटिंग फैक्टर बढ़ गया और फिर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन तब भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बढ़ावत नहीं आ रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब ये जो फैक्टर है, यानी कि टेम्परेचर जो है यहां पर लिमिटिंग नहीं है, कुछ और वहां पर लिमिटिंग है। तो ये ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आपको ध्यान रखना है। कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस होगी जहां पर मल्टीपल फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, वहां पर कोई एक जो है वो कम होगा और वही लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा, और वही डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो ये कहानी जो है आपको ब्लैकमैन साहब ने बताई थी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स एक एक करके कौन कौन से यहां पर अफेक्ट करते हुए हमें दिखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट, सनलाइट। सनलाइट की यहां पर बात हो रही है, और सनलाइट की हम लोग बात करते हैं तीन तरीके से, तीन तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं लाइट को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट के क्वालिटी की, क्वालिटी, क्वालिटी की हम लोग बात करेंगे। बेसिकली यहां पर हम लोग बात करेंगे वेवलेंथ की, यहां पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं वेवलेंथ की। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें क्वालिटी की, लाइट की, वेवलेंथ की, तो प्लांट जो है सनलाइट में सारी वेवलेंथ की लाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। ये यूज करता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही ये यूज करता है, और उस वेवलेंथ को हम लोग लाभ देते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है PAR, और जनरली ये होती है
400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट। तो जो विबग्योर होता है उसको ये इस्तेमाल कर पाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लांट जो है वो पूरी सनलाइट को इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता, पूरी वेवलेंथ को इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही इस्तेमाल करता है। उसे आप बोलोगे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि पीएआर। और इसमें हम लोग अगर वेवलेंथ देखें तो 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ आएगी। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जो ब्लू और ग्रीन, जो ब्लू और रेड होता है, ब्लू और रेड रीजन होता है, उसमें आपको फोटोसिंथेसिस क्या मिलेगा, मैक्सिमम, और ग्रीन में क्या मिलेगा, मिनिमम। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको अगर चाहते मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो तो ब्लू और रेड की वेवलेंथ आप दीजिए, और ग्रीन में क्या होगा, मिनिमम। यहां पर ग्रीन वाली वेवलेंथ में आपको मिनिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से लाइट की क्वालिटी ये अफेक्ट यहां पर करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये वेवलेंथ मिलेगी तो यहां पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता हुआ दिखेगा, ऑप्टिमम होता हुआ दिखेगा। अगर नहीं मिलेगी तो यहां पर फोटोसिंथेसिस कम होता हुआ दिखेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट। दूसरी हम लोग बात करना चाहते हैं यहां पर लाइट के इंटेंसिटी की। लाइट के इंटेंसिटी की बात करें तो लाइट की इंटेंसिटी जनरली जो है यहां पर नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम जनरली अगर हम लोग बात करें नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पर दिक्कत उतनी होती नहीं है एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कि जो प्लांट है उनको छोड़ के जनरली उतनी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। फिर भी मैक्सिमम जो है 10% सनलाइट पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम यूज कर सकता है। ये मैक्सिमम जो है यहाँ पर 10% ऑफ सनलाइट ही यूज की जा सकती है इंटेंसिटी। अब जनरली इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर उतना नहीं हो पाता है एक्सेप्ट फॉर फ्यू, जैसे कि शेडेड रीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाइट उतनी दिक्कत नहीं होती है, या डीप जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही, डीप ओशंस की अगर हम लोग बात कर ले वहां पर, उसके अलावा जनरली ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग सनलाइट बढ़ाएं, एक्सेसिव सनलाइट की अगर हम लोग बात करें, एक्सेसिव इंटेंसिटी, या हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंसिटी अगर ज्यादा रखें, ज्यादा सनलाइट दें, इंटेंसिटी अगर हम लोग ज्यादा रखें तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगा क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल यहां पर देखने को मिलेगा। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन देखने को आपको यहां पर मिलेगा एक्सेसिव सनलाइट अगर यहां पर एक्सपोजर देखने को मिला तो। अब ये इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, यानी कि ज्यादा लाइट जो है अगर दी जा रही है रिक्वायरमेंट से, तो यहां पर फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, एंड दैट विल लीड टू डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, डिक्रीज इन photosynthesis due to high light intensity. It is known as solarization. It is known as solarization देखने को मिलेगा। तो आपको इंटेंसिटी के बारे में ये ध्यान रखना है कि जनरली इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एक्सेप्ट फॉर फ्यू, जहां पर शेडेड रीजन, जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही है। मैक्सिमम 10% सनलाइट पे ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10% सनलाइट काफी है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी तो क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा, यानी कि फोटो ऑक्सीडेशन होगा, एंड दैट विल लीड टू डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज नोन एज सोलराइजेशन। तो ज्यादा लाइट भी नुकसानदायक यहां पर साबित होगी। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं तीसरा, लाइट की ड्यूरेशन। लाइट रे की ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें, क्वालिटी और इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, नो अफेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, नो अफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, लाइट की ड्यूरेशन का यहां पर आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो लाइट जब भी आप पढ़े, लाइट को जो है हमको तीन तरीके से पढ़ना है, क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। क्वालिटी यानी कि वेवलेंथ, इंटेंसिटी, फिर ड्यूरेशन। और इसमें से हमको ध्यान रखना है, क्वालिटी आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ अगर आप देंगे तो यहाँ पर आपका काम बनता हुआ दिखेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता हुआ दिखेगा। इंटेंसिटी की बात करोगे तो ज्यादा इंटेंसिटी नहीं देनी है, ज्यादा इंटेंसिटी की अगर लाइट होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं
क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा और फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। साथ ही साथ ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट यहाँ पर आपको देखते हुए नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है सारी चीजें। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो बात हो गई लाइट की। अब एक ग्राफ हमको ध्यान रखना है जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो लाइट की इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच में प्लॉट किया हुआ। लाइट की इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच में यहां पर प्लॉट किया हुआ है। इसे हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका कहना चाह रहा है। तो ये ग्राफ जो है हमें क्या बताना चाह रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर आप देखेंगे, लाइट इंटेंसिटी यहां पर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक समय बाद जो है यहां पर लाइट इंटेंसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखिए रुक चुका है यहां पर। तो ये ग्राफ हमें अब क्या क्या बताता है, हम ये चीज देखते हैं। सबसे पहले ये किसके बीच में प्लॉट किया गया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी। अब यहाँ पर ए जो रीजन है, यहां पर हमको देख रहे हैं कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। अब याद कीजिए ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। तो यहां पर लाइट क्या है, लाइट यहां पर लिमिटिंग फैक्टर थी, इसीलिए यहां पर देख सकते हो कि लाइट बढ़ाने पे वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। अब ये बी रीजन पे पहुंचे, बी रीजन में देखते हैं लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, नॉट लिमिटिंग। लाइट यहां पर लिमिटिंग नहीं है, इसलिए तो लाइट बढ़ाने पे अब यहां पर फोटोसिंथेसिस बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब सम अदर फैक्टर इज रिलीज, अदर फैक्टर जो है वो यहां पर लिमिटिंग हो चुका है, लाइट तो नहीं है, लाइट की वजह से प्रॉब्लम नहीं। फिर सी यहां पर देखेंगे, इस रीजन में नो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहां पर लाइट जो है वो अब लिमिटिंग फैक्टर नहीं रही है। ये डी जो बोलेंगे, ये यहां पर लाइट सैचुरेशन हो जाएगा, लाइट सैचुरेशन हो जाएगा। और ई जो पॉइंट बता रहा है वो क्या बता रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहां पर बताना चाह रहा है ई। ये आपको ध्यान रखना है, ग्राफ को कैसे इंटरप्रिटेट करना है, क्या कहना चाह रहा है, ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है यहां पर बाय इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ग्राफ को इंटरप्रिटेट करते हुए आपको चलना है। अब हम लोग बात करते हैं CO2 के कंसंट्रेशन की। CO2 के कंसंट्रेशन की बात करें तो एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग, अच्छा अब ये जो CO2 का कंसंट्रेशन है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जरूरी ये फैक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जिस्टिंग यानी कि प्रेजेंट कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, प्रेजेंट कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो 0.03 से 0.04%, यानी कि इसको आप बोल सकते हो 300 to 400 ppm है, 400 ppm है। और इन जनरल अगर आप CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता दिखेगा, बट अप टू अ लिमिट, बट अप टू अ लिमिट, अप टू अ लिमिट। फॉर एग्जाम्पल 500 ppm पे आपको मैक्सिमम, ppm पे आपको मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहां देखते हुए मिलेगा। तो मैक्सिमम, इसके बियॉन्ड जो है यहां पर आपको फोटोसिंथेसिस बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि CO2 लिमिटिंग है। अब CO2 जब आप बढ़ा रहे हो मैक्सिमम, उसके बाद बढ़ नहीं रहा है, मतलब अदर फैक्टर कोई लिमिटिंग हो चुका है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये जो जो कंसंट्रेशन है, CO2 की कंसंट्रेशन है, इसका सैचुरेशन सारे प्लांट के लिए अलग है। C3 प्लांट की अगर हम लोग बात करें, C3 प्लांट्स के लिए ये सैचुरेशन है 460 माइक्रोलीटर पर लीटर, यानी कि 460 ppm पे, 460 ppm पे यहां पर आपको। और C4 प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये होगा 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, यानी कि 360 ppm पे आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज हमें यहां पर देख के समझ में आ रही है कि एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कंडीशन जो है यहां पर ये है,
और C4 के लिए तो ठीक है, क्योंकि उसके लिए C4 का यहाँ पर सैचुरेशन जो है वो बढ़िया है एग्जिस्टिंग कंडीशन में, CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन C3 के लिए CO2 जो है अभी क्या है, इज लिमिटिंग। प्रेजेंट कंडीशन में CO2 इज लिमिटिंग, मतलब प्रेजेंट कंडीशन में CO2 का प्रोडक्शन कम होने का कारण क्या है कि यहाँ पर आपको देख सकते हो CO2 लिमिटिंग है। तो भविष्य में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ना है तो कह सकते इन अ वे C3 का भविष्य सही है, C3 का भविष्य जो आगे जाके बढ़िया होगा, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब ये जो जानकारी है CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, और हमें पता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो यील्ड प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हमने दिमाग लगाया, हमने क्या किया, हमने एक हाउस बनाया जिसमें CO2 की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी और उसे हमने बोला ग्रीन हाउस, और वहां पर जो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण प्लांट की जो प्रोडक्शन बढ़ी उसे हमने बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमने इस नॉलेज को इस्तेमाल किया, इन C3 प्लांट को पकड़ा और यहां पर हमने उनकी कंसंट्रेशन CO2 की बढ़ा दी, और वहां पर हम देखते हैं प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इस तरीके के प्लांट को हमने यहाँ पर यूज करके इनका प्रोडक्शन बढ़ाया। दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, टोमेटो और बेल पेपर। तो अगर आपसे कोई पूछे ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन से, या ग्रीन हाउस क्रॉप की अगर हम लोग बात करें, ग्रीन हाउस क्रॉप कौन हो सकते हैं, तो आप बोलोगे ग्रीन हाउस क्रॉप तो अगर हम लोग लॉजिकली जाएं तो कौन होना चाहिए, C3 प्लांट होना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग CO2 कंसंट्रेशन इज लिमिटिंग फॉर देम। तो आप क्या करो, इस CO2 का लेवल बढ़ा दो। CO2 का लेवल बढ़ाओगे तो यहां पर आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, यील्ड भी बढ़ेगा। लेकिन कब तक, अप टू अ लिमिट, क्योंकि 500 ppm के बाद जो है कुछ और फैक्टर यहाँ पर लिमिटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से CO2 कंसंट्रेशन यहाँ पर अफेक्ट करता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से CO2 ये अफेक्ट करता है। तो जनरली अगर बाकी फैक्टर सही है, बाकी फैक्टर लिमिटिंग नहीं है, तो आप CO2 को बढ़ाओगे, तो CO2 को बढ़ाओगे तो आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता हुआ दिखेगा। कब तक, जब तक कोई और फैक्टर लिमिटिंग नहीं हो जाता। अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की बात करोगे तो सारी ये रिएक्शन है वो क्या है, एंजाइम्स, यानी कि सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। सारी रिएक्शन कैसी है, एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंड एंजाइम आर टेम्परेचर सेंसिटिव, एंजाइम आर टेम्परेचर सेंसिटिव, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्योंकि एंजाइम जनरली प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होने के कारण उनका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ हो जाता है, और उसके कारण अगर टर्शरी स्ट्रक्चर गया तो एंजाइम की एक्टिविटी गई, इसलिए दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव। अब यहां पर C3 की बात करें, C4 और C3 प्लांट की बात करें, C4 के लिए जनरली दे आर हाई टेम्परेचर इज ऑप्टिमम, हाई टेम्परेचर इज ऑप्टिमम फॉर देम। अब ये हाई टेम्परेचर जनरली हम लोग बात कर सकते हैं 30 to 40 डिग्री सेल्सियस की बात कर सकते हैं। C3 की बात करें तो इनके लिए लो टेम्परेचर यहां पर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से लो टेम्परेचर यहां पर ऑप्टिमम कहा जाता है, ऑप्टिमम कहा जाता है C3 के लिए और C4 के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आइडियल हो, क्योंकि प्लांट जो है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट यहां पर अडेप्ट कर सकता है, प्लांट जो है यहां पर अडेप्ट करता हुआ दिखेगा हैबिटेट के हिसाब से। हैबिटेट जैसे कि डेजर्ट रीजन में एग्जांपल हम लोग अगर बात करें तो डेजर्ट रीजन में जो हमें प्लांट मिलेंगे वो अडाप्ट हो जाएंगे हाई टेम्परेचर के लिए। टेम्परेट रीजन में अगर हम लोग बात करें तो वो लो टेम्परेचर के लिए अडाप्ट हो जाएंगे। ट्रॉपिकल रीजन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको ये भी अडाप्ट होते हुए दिखेंगे। तो डेजर्ट में जैसे हाई टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर में लो टेम्परेचर के लिए, टेम्परेट में लो टेम्परेचर के लिए, ट्रॉपिकल में लो टेम्परेचर के लिए, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट यहाँ पर प्लांट अडेप्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर का जनरली इतना इश्यू देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो हैबिटेट में जो प्लांट रह रहा है वो उसके हिसाब से अडेप्ट हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर भी टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, ऑप्टिमम की तरफ ले जाओगे तो बढ़ेगा, फिर क्या होने लगेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। अगर बाकी फैक्टर लिमिटिंग नहीं है, टेम्परेचर बस लिमिटिंग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं वाटर की।
वाटर की बात करें तो वाटर का इफेक्ट यहां पर आपको दो तरीके से समझना होगा। वाटर का इफेक्ट जो है यहां पर आपको दो तरीके से समझना होगा। वाटर दो तरीके से अफेक्ट करता हुआ दिखेगा। एक होगा डायरेक्ट अफेक्ट, एक डायरेक्ट अफेक्ट होगा वाटर का, और एक हमको पढ़ना है इनडायरेक्ट अफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट अफेक्ट, क्योंकि वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बात तो सही है, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं तो वहां पर रिएक्टेंट साइड में भी वाटर को लिखते हैं। तो वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो अगर वाटर की कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस तो अफेक्ट होगा। ठीक, ये कहला सकते हैं हम इसे डायरेक्ट अफेक्ट कह सकते हैं कि वाटर तो रिएक्टेंट साइड में होता है, और अगर रिएक्टेंट गड़बड़ होगा, रिएक्टेंट की कमी होगी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी आपको वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट इफेक्ट। अब हम लोग बात करना चाहते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट की। ये ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट इफेक्ट। ये देखते हैं ये इनडायरेक्टली कैसे अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर दो तरीके से समझिए कि कैसे इनडायरेक्ट इफेक्ट। मान लीजिए इनडायरेक्ट इफेक्ट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाटर स्ट्रेस की। वाटर क्या है? कम है। वाटर स्ट्रेस मतलब वाटर स्ट्रेस की बात, यहां पर वाटर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, वाटर की कमी है। वाटर स्ट्रेस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, वाटर स्ट्रेस। अब यहां पर वाटर की कमी है, वाटर लिमिटिंग फैक्टर है, तो सबसे पहले वाटर की कमी होने के कारण स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज हो गया, और स्टोमेटा क्लोज होगा तो गैसेस एक्सचेंज यहीं से होता है, CO2 जो अंदर यहीं से आता है, तो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। एक तो इफेक्ट हो गया कि वाटर की कमी है, स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्योंकि वाटर की कमी है तो स्टोमेटा को बंद करना ही फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर यहीं से होता है। तो इस ओपनिंग को अगर बंद कर दें तो ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर बचना भी तो है, लेकिन उसका खामियाजा क्या और भुगतना पड़ेगा? फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। दूसरा, यहां पर विल्टिंग ऑफ लीव्स देखने को मिलेगी। विल्टिंग ऑफ लीव्स देखने को मिलेंगी, लीव्स मुरझा जाएंगी, और इस तरीके से जब ये मुरझा जाएंगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज। सरफेस एरिया रिड्यूस्ड हो जाएगा, और ये सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। इट विल लीड टू डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से वाटर के दो टाइप के इफेक्ट आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि बीइंग वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इट विल अफेक्ट डायरेक्टली, बट उससे इंपॉर्टेंट जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वाटर स्ट्रेस, यानी कि वाटर की कमी होने के कारण वो क्या होगा? स्टोमेटा बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशनल लॉस ऑफ वाटर से बचना है। उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा कि CO2 अंदर नहीं आ पाएगी और फोटोसिंथेसिस यहां पर कम हो जाएगा। और विल्टिंग ऑफ लीफ होगी तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस यहां पर डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से हमने देखा फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं। अब एक एक करके हम इस पे सवाल करते हैं। पहला सवाल पूछा जा रहा है जो हमसे, वो ये पूछा जा रहा है, विथ रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05%, यानी कि 500 ppm कैन एनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो जो सही है वो हमारे लिए गलत है। नेक्स्ट पूछ रहा है, C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर with enhanced photosynthesis while C4 plant have much lower temperature optimum। ये बात अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इन्होंने प्लांट को क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही, क्योंकि हमें गलत की ही तलाश है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से गलत, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरचेंज किया हुआ है, तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। इजी सा सवाल यहाँ पर आया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी। अब जो प्लांट लो लाइट इंटेंसिटी पे अडेप्ट हुआ है तो लाइट उसको इतना दिक्कत नहीं देने वाली, और जनरली हमने बात भी की थी लाइट इंटेंसिटी उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है कुछ जगह को छोड़ के। अब देखते हैं क्या होता है। लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज देन सन प्लांट, हायर रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन देन सन प्लांट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर
जो लो लाइट इंटेंसिटी पे अडाप्ट है उसका फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा होगा किसके मुकाबले, सन प्लांट, मतलब जिनमें हायर टेम्परेचर की, हायर लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि आंसर हमारा हो जाएगा हायर रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा किसके मुकाबले, जिनको लाइट इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए, क्योंकि दे आर अडाप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है PAR क्या कितनी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता है ये रिप्रेजेंट करता है 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेन फैक्टर विच विल लिमिट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन अ क्लियर डे इज, एंड दैट इज CO2। ये आपको ध्यान रखना है CO2, क्योंकि क्लियर डे लिखा हुआ है, लाइट नहीं है, लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो CO2 हमने देखा ही हुआ है जो जनरली यहां पर अफेक्ट करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मानसून राइस क्रॉप ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया शो लेसर यील्ड ड्यू टू मानसून। मानसून में क्या होगा, मानसून में पानी तो होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, टेम्परेचर की दिक्कत वाली बात नहीं है, किसकी बात होगी, लाइट की यहां पर आपको देखने को मिलेगी, लाइट का यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये कुछ सवाल सिंपल से सवाल आते हैं, एक बार अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सारे फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को कवर करते हैं, मेनली एक्सटर्नल फैक्टर्स, उन सब की बात की है। तो आप अच्छे से NCERT को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और तब के लिए अलविदा।